सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। थैंक यू। आत्मवंदन आप सभी को। आइए शुरू करते हैं रॉ मटेरियल। और ये जो 28वां सत्र है इसका दूसरा भाग है। कल हमने जो संवाद देखे थे, सुने थे, वो जो डॉन और रॉ के बीच में शायद एक मुझे लगता यस यस याद है। तो इस सत्र को शुरू करने से पहले, जैसा कि रॉ कहते हैं कि यह जानकारी पूरी तरह से आपकी फ्री विल पे डिपेंड करती है। आप इस जानकारी को मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। और अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आप सभी का स्वागत करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो यह 28वें सत्र का दूसरा भाग है। और पहले भाग में जैसे कि हमने देखा था कि डॉन और रॉ के बीच में जो बात चल रही थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो अनंत रचयिता है ना, उसने ये सब कैसे रचा है, उसने ये सब कैसे, उसकी बुद्धिमानिता से ये सब कुछ कैसे रचा है। तो वो सारी बातों को स्पष्ट करते हुए सारे संवाद हुए थे। अब हम उसके आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करता है तो यह पूरी तरह से उसकी फ्री विल होगी। और अगर कोई व्यक्ति इसे किसी और भाषा में परिवर्तित रूपांतरण करके करना चाहता है तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए उनका पूरी तरह से स्वागत किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं हम लोग। तो 28वें सेशन का दूसरा भाग। डॉन फिर से पूछ रहे हैं कि आइए एक उदाहरण के रूप में उस ग्रह को लें जिस पर हम अभी हैं, और मुझे बताएं कि इस ग्रह को बनाने वाले लोगों द्वारा कितनी रचना की गई है। तो यहाँ पर जो डॉन है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में अपना ही ग्रह ले लें, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो अनंत रचिता ने जो लोगोस, मतलब सेंट्रल सन, जो एक सेंट्रल सन है, जो एक हम कहते हैं ना कि वननेस, जहां से हम सब आए हैं, आप उसको भी ले सकते हो, आप एक सेंट्रल सन भी ले सकते हो। इसको आप इमेजिन करिए, हम सबने आकाश गंगा देखी है जो स्पाइरल फॉर्म में है। उसके मिड वाला पॉइंट, वो जो मिड वाला पॉइंट है ना, वो लोगोस है, और वहीं से अनंत रचिका द्वारा सब कुछ ऐसे एक्सपैंड होते हुए चला गया और होते ही चला जा रहा है। और हमारी जो जर्नी है वो एक्सपेंशन से वापस उस एक जो मिड है ना, वहां तक की जाने की है। तो वो पूछ रहे हैं कि उस लोगोस के द्वारा कितनी रचना ऐसे की गई है। तो रॉ बोलते हैं कि इस ग्रह का लोगोस काफी मजबूत लोगोस है, जो इसके निर्माण के लिए लगभग 250 बिलियन यानी कि 250 अरब स्टार सिस्टम का निर्माण करता है।
इसलिए हम कहेंगे कि इस रचना के नियम या भौतिक तरीके स्थिर रहेंगे। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि एक जो लोगोस है वो सबसे मजबूत है, मतलब कि वो जो अनंत रचिता है ना वो एक है, उसने एक मजबूत लोगोस बना दिया है। और वहां से जब हमने रॉ मटेरियल को पढ़ा था तो इसकी प्रीवियस चैप्टर में कुछ ऐसे आया था कि अनंत रचिता ने बस ऐसे अंधेरे में अपनी सोच को इस तरह से मतलब फेंक दिया और सब जगह से वो ऐसे क्रिएशन शुरू हो गया। तो जब उस पर लाइट पड़ी तो पता चला कि वहां पे कुछ क्रिएट हो चुका था। तो एक जो आपका मजबूत लोगोस है ना वो है, और उसके जो इसके निर्माण के लिए लगभग 250 बिलियन यानी 250 अरब स्टार सिस्टम का निर्माण करता है। एक स्टार सिस्टम का मतलब होता है एक सूर्य और उसके ग्रह यानी उसका सोलर सिस्टम। अब चूंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आप सूर्य है और उसके जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह, लेकिन किसी किसी सोलर सिस्टम के तो एक ग्रह है, सॉरी एक सूर्य है, कहीं 36 ग्रह है, कहीं 15 ग्रह है। तो ऐसा नहीं है कि जितने हमारे हैं उतने ही उनके सारे में है, कम या ज्यादा भी है, और वो अपना एक स्टार सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे 250 अरब स्टार सिस्टम इस पूरी ब्रह्मांड में मौजूद है। 250 अरब स्टार सिस्टम मतलब 250 अरब पृथ्वी जैसा कोई ग्रह मौजूद होगा ही होगा जहां पर जीवन संभव होगा, मतलब ये वो ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई थी, पा ने बताई थी एक्चुअली, मतलब जब मैं वीडियो सुन रही थी तो उसमें ये बताया था कि जो हमारे मस्तिष्क है इसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनकी संख्या भी 250 अरब ही है, और ये जो स्टार सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड में वो भी 250 अरब है। ये कितनी सिमिलरिटी है। और दूसरी चीज कि एक और प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें ये बात आई थी कि जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर ही है, हमारे मस्तिष्क में, ये पूरा ब्रह्मांड पूरी गैलेक्सी हमारे मस्तिष्क के अंदर ही है। ये दोनों बातें यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, विच मीन्स हमारा ये जो शरीर है एक देखने मात्र से कोई सामान्य शरीर नहीं है, बहुत अद्भुत है। तो आगे चलते हैं। डॉन फिर कह रहे हैं, फिर आप जो कह रहे हैं वह लेंटिक्युलर स्टार सिस्टम है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें हम खुद को पाते हैं। हमारे सूरज के जैसे लगभग 250 अरब अन्य सूरजों के साथ, जो कि एक ही लोगों द्वारा बनाई गई थी। तो क्या यह सही है? तो यहाँ पे डॉन फिर से उन्हीं क्वेश्चंस पे एक क्रॉस क्वेश्चन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब हमारा जैसा सूरज है ना, तो ऐसे क्या 250 अरब सूरज है क्या, और एक ही लोगों के द्वारा ये बनाया गया है, तो क्या मैं सही समझाऊं? तो राव बोलते हैं हाँ ये सही है। आगे डॉन पूछते हैं, अब चूंकि इस लेंटिक्युलर आकाश गंगा में, जो लेंटिक्युलर आकाश गंगा बोला जा रहा है, जो हमारी आकाश गंगा है उसी को लेंटिक्युलर बोला गया है। तो लेंटिक्युलर आकाश गंगा में चेतना के कई अलग अलग हिस्से हैं। तो क्या यह लोगोस इन चेतनाओं को बनाने या इन चेतनाओं को विभाजित करने के लिए चेतना के अधिक व्यक्तिकरण में उपविभाजित हो जाता है? तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि अभी इसको और आगे स्पष्ट करेंगे इस बात को, बट मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि जिससे एक लोगों से मतलब एक सेंट्रल सन है ना, उसमें से ही बहुत सारे सूर्यों को निकाला गया है, और उस सूर्य के अपने अपने ग्रह हैं, मतलब स्टार सिस्टम से सारे, सोलर सिस्टम से सारे। तो भाई मान लीजिए ये आपका सेंट्रल सन है, यहाँ से अगर बहुत सारी चीजें निकल के ऐसे ऐसे आई हैं तो निकला तो इसी में से है ना, तो इसी का प्रतिरूप होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो अलग अलग स्टार्स निकले हैं, सूरज निकले हैं और उनके स्टार सिस्टम्स बने हैं, तो निकला वो लोगोस से ही है, तो होगा तो इसी का प्रतिरूप, इसी की जीरोक्स कॉपी बोल सकते हो। तो गुण धर्म तो सारे इसी के होंगे, किसी पे क्वारंटाइन लगेगी किसी पे नहीं लगी, लेकिन जो यहाँ पे बात बोली जा रही है चेतनाओं का विभाजन, जैसे हमारी धरती, हमारा सोलर सिस्टम, ये भी वो लोगोस से ही आया है। धरती के बाहर तो क्वारंटाइन है, लेकिन धरती के अंदर जो चेतना का विकास है उसमें कितने सारे विभाजन हैं। तो वो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि जो चेतनाओं का जो विभाजन है ना वो व्यक्तिकरण में उपविभाजित हो जाता है। तो वो यहाँ पे राव बोल रहे हैं कि आप अनुभव करने में सक्षम हैं, यह भी सही है।
हालांकि एक स्पष्ट विरोधाभास है। कहने का मतलब सोलर सिस्टम एक ही लोगोस से आया है, सारे ग्रह एक ही लोगोस से आए हैं, तो उनके बाहरी तौर पे तो वही नियम कानून लगेंगे जो मुख्य लोगोस पे लगा है, बट उसके अंदर विभाजन हो सकता है, होगा ही होगा, ये स्पष्ट है। और यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है कि बाहर से तो सब एक है, पर अंदर चेतनाओं का जो विभाजन है ना, वो है ही। तो हम देख रहे हैं हमारी पृथ्वी पे चेतनाओं का सबका विभाजन है, कोई किसी बात को मानता है तो किसी बात को नहीं मानता है ना। हम सब एक ही तरह से नहीं सोचते हैं, कोई इस चीज को सिरे से भी खारिज कर देगा, कोई मान भी लेगा, कोई दूसरे तरीके से मानेगा। तो चेतनाओं का विभाजन तो है। आगे चलते हैं। अब डॉन पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक स्पष्ट विरोधाभास से आपका क्या मतलब है। तो रॉ बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक लोगोस एक बड़ी प्रणाली के लिए बुद्धिमान ऊर्जा के तरीके बनाता है, तो आगे के उप लोगों भेदभाव की आवश्यकता या संभावना उसमें नहीं होगी। हालांकि सीमाओं के भीतर यह ठीक मामला है और यह समझने योग्य है कि यह देखा गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक लोगो से जब सारी जेरोक्स कॉपी, मान लीजिए ये एक कॉपी है, ये मुख्य कॉपी है, इसकी मैं जेरोक्स कॉपी निकलवाऊंगी तो सेम ही निकलेगी ना। तो बाहर से तो ये एक ही रहेगा, बट अंदर जाके इसके विभाजन संभव है। चेतनाओं में, विचारों में विभाजन संभव है। तो जब अनंत रचयिता अपनी बुद्धिमानी ऊर्जा का जब प्रयोग करके कोई अन्य लोगोस जब बनाएगा, तो उसके जो अन्य लोगोस जो आएंगे वो उप लोगो कहलाएगा, सब लोगोस कहलाएगा ना, एसयूवी सब सब लोग कहलाएगा वो। तो उसमें भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, बाहरी तौर पे उसमें कोई भेदभाव नहीं है, अंदर सीमाओं के अंदर यह विरोधाभास दिखता है। आगे डॉन पूछते हैं, धन्यवाद। लोगोस के सभी व्यक्तिगत भागों को, जैसा कि हमारा लोगोस है, हम उस लेंटिक्युलर आकाश गंगा को जिसमें कि हम हैं और 250 अरब सूर्य हैं या तारे, मैं इसे प्रमुख आकाश गंगा कहूंगा, ताकि हम सब इस शब्द में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे जो डॉन है वो बात को समझ गए। धन्यवाद देते हुए वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिस आकाश गंगा में हम हैं, जिसमें 250 अरब तारे सूर्य भी है, मैं उसको प्रमुख आकाश गंगा बोल देता हूँ, ताकि हम लोग कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। आगे वो डॉन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि क्या सारी चेतना फिर इस व्यक्तिगत रूप में, जिसे हम प्रमुख आकाश गंगा कह रहे हैं, शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 8वीं घनत्वताओं के क्रम में जाती है, या ये कुछ ऐसे है कि जो उच्च स्तर से शुरू करते हैं और 1 में जाते हैं, ताकि आकाश गंगा में हमेशा बुद्धिमान चेतना का मिश्रण हो। यहाँ पे सीधी सी बात है कि डॉन जो है वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये सारी चेतना है, जो सारी घनत्वता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, अभी फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन की बात चल रही है, उसके ऊपर भी 7वीं घनत्वता भी है, 8वीं घनत्वता भी है। तो डॉन का ये क्वेश्चन है कि ये जो घनत्वताएं बनी है ना, क्या ये हायरार्की में बनी है, मतलब पहले फर्स्ट डायमेंशन आया, फिर सेकंड डायमेंशन आया, फिर थर्ड डायमेंशन आया, तो क्या ये उस तरह से बनी है, या ये पहले 8वीं बन गई, फिर 7वीं बन गई, फिर छठी, फिर ऐसे। तो क्या ये बढ़ते हुए क्रम में बनी है, या ये घटते हुए क्रम में बनी है, या कभी पहले 5वीं बन गई फिर फर्स्ट जाके बनी, तो ये किस तरह से है, या फिर ये आकाश गंगा में हमेशा बुद्धिमान चेतना का मिश्रण है। मतलब उस आकाश गंगा में जो बुद्धिमानी, जो अनंत रचिता की जो बुद्धिमानी है ना, तो उसकी बुद्धिमान चेतना का ये पूरा मिश्रण बन के एक साथ बन गई है। तो ये यहाँ पे डॉन इस तरह से पूछ रहे हैं। तो रॉ ये बोल रहे हैं कि बाद वाला अधिक लगभग सही है। बाद वाला मतलब आकाश गंगा में हमेशा बुद्धिमानी चेतना का मिश्रण है, इस तरह से। तो प्रत्येक प्रारंभ में अनंत शक्ति से प्रारंभ होता है। फ्री विल एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जीव यानी कि जो बीइंग्स हैं, ब्रह्मांड बनाने की शुरुआत करते हैं, तब तब चेतना में अनुभव करने की क्षमता होने लगती है, और अनुभव की क्षमता
बुद्धिमान ऊर्जा के एक हिस्से के रूप में बनाई जाती है और अनुभव शुरू होने से पहले स्थापित हो जाती है। हालांकि स्वतंत्र इच्छा के कारण रचना अनंत रूप से कार्य करती है। बुद्धिमान ऊर्जा की क्षमता के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं में एक बड़ी भिन्नता हमेशा होती है। इस प्रकार लगभग तुरंत इसकी नींव, जिसे हम कह सकते हैं, उन जीवों की पदानुक्रमित प्रकृति चेतना के कुछ हिस्सों या जागरूकता के रूप में मैनिफेस्ट होने लगती है और अनुभव के माध्यम से अधिक कुशलता से सीखते हैं। तो यहाँ पर जो समझ में आई है बात वो ये है कि देखो सबकी यहाँ पे फ्री विल है ना। तो जैसे जब क्रिएशन शुरू हुआ होगा तो जो भी क्रिएशन होगा वो एक अनंत चेतना अनंत शक्ति के साथ में शुरू हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी, और फिर जो यहाँ पे जीव बनने बीइंग ना, जीव ब्रह्मांड में जो जीव बने और जो भी चेतना जो भी क्रिएशन हुआ उसमें पहले जीव बने। उन जीवों ने उन्होंने क्या किया, अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग अपनी चेतना का विस्तार किया और उसको अपने एक्शन में लेकर आए। मतलब पहले ज्ञान प्राप्त किया फिर उसको अपने एक्शन में लेकर आए, अनुभव लिया, और उनके अनुभव लेने से पहले ही क्रिएशंस हो चुके थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, रॉ ने पहले कहा था कि हम तुमसे पहले इस धरती पे आके रह चुके हैं, राइट। तो जब रा यहाँ पर आके रह चुके हैं विच मीन्स वो भी कभी ना कभी थर्ड डायमेंशन में थे। उन्होंने अपनी फ्री विल से अपनी चेतना का विस्तार किया, उस नॉलेज को ग्रहण किया। जैसे अभी हम लोग नॉलेज को ग्रहण करने के लिए फ्री विल लिए बैठे हैं ना, यस हमको ये नॉलेज चाहिए, हमारी फ्री विल है। अब उस फ्री विल से हमने नॉलेज को लिया, उस नॉलेज से हमने उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू किया। अब हमारी डायमेंशन के लिए एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। कल को जो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये थर्ड डायमेंशन को छोड़ के हम कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ में या फिफ्थ में चले जाएंगे या उसके आगे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जो डायमेंशन है वो तो ऑलरेडी हमारे अनुभव में आने से पहले ही बन चुके हैं, वो ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि भैया आप फ्री विल से क्या करोगे, जानकारी ले लोगे, इससे हम अपने कार्यों को डिसाइड करेंगे, फिर उनको अपने कार्यों में परिणित करेंगे। और जो लोगों से ना, सेंट्रल सन ने अनेक सूर्य, अनेक ग्रह, अनेक तारे बनाए हैं, वो लोगोस के का ही प्रतिरूप है। परंतु किसी में कम ऊर्जा है तो किसी में ज्यादा ऊर्जा है। तो जिसमें कम ऊर्जा थी वो कम डायमेंशन का बन गया, जिसमें ज्यादा ऊर्जा थी ज्यादा डायमेंशन का बन गया। और तो ये ऊर्जा की जो डेंसिटी है, जो घनत्वता है, उसका वैसे निर्धारण फिर हो गया। और हम जो यहाँ अनुभवों से सीख रहे हैं, हम इस थर्ड डायमेंशन में जो अनुभवों को हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम इन घनत्वताओं को पार करते हुए चले जाएंगे। तो आई होप मैं यहाँ पे इसको समझा पाई। आगे चलते हैं। डॉन ये कह रहे हैं कि क्या सीखने में कुछ हिस्सों के अधिक कुशल होने का कोई कारण है। मतलब अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, तो वो स्किल, वो जो कुशलता है वो कोई कारण है सीखने में। तो राव बोलते हैं क्या इसका कोई कारण है कि कोई दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से सीख जाता है, क्या इस बात का कोई कारण है क्या। तो अगर आप चाहें तो देखिए, इच्छा को कार्य करने के लिए हम कहेंगे कि आकर्षण होता है जो उस प्रकाश की ऊपर की ओर कुंडलीदार रेखा में होता है। अब यहाँ पे जो समझ में आई मुझे, वो एक चीज समझ में आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच मीन्स अगर मेरे अंदर कुछ सीखने की स्किल नहीं भी है, लाइक मुझे कुछ नहीं भी आता है लेकिन मेरे को इच्छा है, यहाँ पे बोला ना इच्छा को कार्य करने के लिए, मतलब इच्छा का कार्य माने अगर मैं कोई कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ बट मेरे अंदर स्किल नहीं है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मैं उस स्किल को डेवलप कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक फर्क ये पड़ेगा कि जो ऑलरेडी स्किल्ड है वो मुझसे थोड़ा जल्दी सीख लेगा और मैं थोड़ा सा लेट सीखूंगी। लाइक अगर मुझे तबला बजाना सीखना है, अब मेरी बचपन से कोई महारत नहीं है उसमें, मुझे नहीं आता उस पर उंगलियां रखना, लेकिन कोई है जो पैदाइशी उसको है उसका नॉलेज, तो वो मुझसे जल्दी सीख लेगा ना। बट मेरी विल है, मेरी इच्छा है उसको सीखने की, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगी और मैं उसको सीखूंगी। मैं थोड़ा सा लेट सीखूं बट मेरी विल, फ्री विल की वजह से मैं उसको सीखूंगी। तो यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं राव, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप में स्किल हो या ना हो, अगर आप में इच्छा है करने की
तो वो चीज आप कर सकते हैं। ओके, आगे डॉन पूछ रहे हैं कि अब जैसा कि प्रमुख आकाश गंगा बनाई गई है और मैं इन सभी घनत्वताओं को मान रहा हूँ, मैं सभी को मान रहा हूँ, इस प्रमुख आकाश गंगा के बनने पर 8 घनत्वों का निर्माण हुआ है, तो क्या ये सही है? तो वो डॉन बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अभी 8 घनत्वताएं बनी है, तो क्या ये सब सही है? तो राव बोल रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे तो सही है, हालांकि यह समझना अच्छा है कि आठवीं घनत्वता शुरुआती घनत्वता या पहली घनत्वता के रूप में भी कार्य करता है। मीन्स जो आप देखो, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आगे आएगा। इसके बाद के चरणों में घनत्वता का नया ऑक्टेव शुरू होता है। ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है, मैं यही समझा देती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वननेस से आए हैं, या हम बोले कि सतयुग से हम चालू करें, तो सतयुग आया था, फिर आपका त्रेता युग आया था, फिर सही है ना, हाँ त्रेता द्वापर देन कलयुग, फाइन। अभी क्या बोल रहे हैं कि कलयुग से फिर से हम जाएंगे कहाँ पे, सतयुग में जाएंगे। तो क्या हम फिर से एक से शुरू करेंगे? नहीं, अगर चारों युग हो गए हैं तो 4+1 होगा, ना कि वो एक से शुरू होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब कलयुग आएगा तो ये अंकिता अंकिता रूप में इस तरह से बैठ के और इसी तारीख पे इसी समय पे वापस से रॉ मटेरियल पढ़ रही होगी, नहीं, ये तो हो चुका, अब ये कभी भी नहीं दोहराया जाएगा। तो अगर हम फिर से वननेस से शुरू करेंगे तो वो वन नहीं कहलाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ले लूं मैं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं बताने को मुझे शायद, अच्छा चलो फाइन, मैं इसको लेती हूँ। जैसे ये चूड़ी समझिए सर्कल है, ये यहाँ से शुरू हुआ सतयुग, तो ये एक पहिया घूमते हुए कुछ यहाँ पर आके वापस सतयुग आ गया, तो ये तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, ये चल के यहाँ आ गया, तो ये वापस वन से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि शुरू तो यहाँ से हुआ था, बट घूम कर ये यहाँ आया है, आया वापस सतयुग है, बट एक से शुरू नहीं होगा, ये 4+1 से ही शुरू होगा, मीन्स 5 से ही शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आठवीं घनत्वता शुरुआती मतलब आठवीं जो घनत्वता है ये वननेस थी। हम यहाँ से निकले, हम जब वननेस में थे तो हमको दूसरे ग्रह अट्रैक्ट कर रहे थे, हमें तो वो भी अच्छा लग रहा है, हमें वहां जाके देखना है जीवन कैसा है, हमें इस ग्रह पे जाके देखना है जीवन कैसा है, तो हमने अपनी फ्री विल को चुना और अनंत रचिता ने फ्री विल के तहत हमें उन ग्रहों पे भेज दिया, हमने वहां का एक्सपीरियंस ले लिया और अब हम वापस जा रहे हैं वननेस की तरफ। और जब हम वननेस में वापस आ जाएंगे ना, फिर से हमें लगेगा कि नहीं वो ज्यादा अच्छा है, अब हमको वहां जाना है। तो ये सिलसिला शुरू रहेगा कि वननेस से मतलब एकता के रूल से हम जाएंगे विभाजन की तरफ, और विभाजन से फिर जाएंगे एकत्व की तरफ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पे बस इतनी सी बात बताई जा रही है। ओके, डॉन आगे कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं क्या आप कह रहे हैं फिर हर 8 घनत्वता के अनंत संख्या में ऑक्टेव होते हैं? ऑक्टेव मतलब 8 का आंकड़ा ना, जैसे आपका अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ऑक्टेव यानी 8 का डिजिट। ओके, तो राव बोल रहे हैं कि हम यह स्थापित करना चाहते हैं कि हम वास्तव में एक के कानून के विनम्र संदेशवाहक हैं। हम आपसे अपने अनुभवों और अपनी समझ के बारे में बात कर सकते हैं और सीमित तरीकों को सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। हालांकि हम सभी रचनाओं के बारे में दृढ़ ज्ञान में नहीं बोल सकते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि वे अनंत हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अनंत संख्या में ऑक्टेव हैं। तो जब डॉन ये पूछ रहा है कि अच्छा मतलब केवल 8 ही घनत्वता है क्या, और 8 के बाद कुछ नहीं है क्या, और हर एक घनत्वता का 8, जैसे मान लो एक घनत्वता के 8 आयाम है क्या, तो 8वीं घनत्वता के भी 8 आयाम है क्या? तो रॉ बोल रहे हैं कि देखो इस बारे में तो हमें भी नहीं पता है, हम बस इसका अनुमान लगा सकते हैं और ऐसा हम मान सकते हैं। तो हालांकि आगे रॉ बोल रहे हैं कि हालांकि यह हमारे शिक्षकों द्वारा हमें सिखाया गया है कि रचना की एक रहस्य में लिपटी हुई एकता है, जिसमें सभी चेतना समय समय पर एक साथ मिल जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम केवल यह कह सकते हैं कि हम एक अनंत प्रकृति को मानते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि प्रकृति चक्रीय होती है, जैसा कि हमने कहा रहस्य में लिपटी हुई होती है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक नदी एक पॉइंट से निकलती है ना,
आगे जाके बहुत सारी धाराओं में बट जाती है और एक मुहाने पे जाके फिर से एक हो जाती है। फिर वहां से वो अगली यात्रा शुरू करके फिर से वो छोटी छोटी मतलब वितरिकाओं में निकलेगी, फिर एक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि वही वननेस से हम जाएंगे विभाजन की तरफ, विभाजन से फिर से वननेस की तरफ, और यही सिलसिला चलता रहेगा। तो ये सब कुछ, ये जो साइकिल है ना, ये रहस्य से लिपटा हुआ है, रहस्यमयी साइकिल है ये। और हम भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितना रहस्य है, कितनी माया है। शरीर भी हमारा एक माया है, एनर्जी का बना है, बट कैसे हमें टच होता है तो हमें भौतिक लगता है और इसी को हम सच मान लेते हैं। तो कितना माया से ये लिपटा हुआ है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ओके फाइन, आगे डॉन बोल रहे हैं, जब लोगों द्वारा यह प्रमुख आकाशगंगा बनाई जाती है तो ध्रुवीयता इस अर्थ में मौजूद होती है कि हमारे पास विद्युत ध्रुवीयता है, एक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो शायद ध्रुवीयता नहीं है। मुझे यह प्रश्न पूछना होगा, हमारे पास उस समय मौजूद विद्युत ध्रुवता है, क्या यह सही है? अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना, हम सब ने देखा है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं उसमें प्लस और माइनस होता है ना। तो वो ध्रुवीकरण हो गया, प्लस और माइनस, पोलराइज्ड हो गया वो। तो वो ये कह रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है शायद इसमें ध्रुवीयता नहीं है ना, लेकिन जो आकाशगंगा बनी है ना उसमें उस ध्रुवीयता के इस अर्थ में वो पोलराइज्ड है, मतलब उसमें दो पोलर हैं, प्लस और माइनस। तो आगे राव बोलते हैं कि मैं इस बात को इस शर्त के साथ यही मानता हूं कि जिसे आप विद्युत कहते हैं उसका मतलब न केवल लार्सन ने तय किया था बल्कि इसका आध्यात्मिक तौर पर भी मतलब होगा। तो राव बोल रहे हैं कि मैं एक शर्त पे ये बात मानूंगा आपकी ये वाली, अगर आप मेरी बात मान ले कि जो लार्सन ने जो बताया है कि विद्युत क्या है वो, और इसको आध्यात्मिक तौर का भी मतलब अगर आप निकालेंगे तभी मैं आपकी बात को, ये जो आपने पूछा है इसको मैं बोलूंगा कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो डॉन बोलते हैं कि यानी आप कह रहे हैं कि उस समय हमारे पास न केवल विद्युत आवेश की ध्रुवीयता है बल्कि चेतना में भी ध्रुवीयता है। ऐसा क्वेश्चन, अब चेतना में तो ध्रुवीयता है ही है, चेतना में तो हम सब पॉजिटिव नेगेटिव है ही ना। कि इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देके ये बताया था कि जैसे हमने 49-51 का रेशियो लेके चल रहे थे, एक 95 और एक 5% का रेशियो लेके, कि कुछ लोग हैं जो सेवा के क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे 51 दूसरों के लिए, 49 खुद के लिए, और कुछ है जो 95 खुद के लिए और 5% दूसरों के लिए, और कुछ है जो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको जाना किस तरफ है, वो बीच में ही रह जाएंगे। उनके लिए फिर से 25,000 साल का साइकिल आएगा, वो उसमें फंसेंगे, फिर से वो सीखेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो चेतना की ध्रुवीयता का मतलब वही है कि हम सब एक तरह से नहीं सोच पा रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से हो रहा है। तो राव बोल रहे हैं कि यह सही है, आपके भौतिक स्थान या समय की शुरुआत से सभी संभावित रूप से उपलब्ध हैं। यह तब चेतना परिसरों का कार्य है जो अनुभव प्राप्त करने के लिए भौतिक सामग्रियों का उपयोग करना शुरू करते हैं और फिर एक आध्यात्मिक अर्थ में ध्रुवीकरण करते हैं। इसके लिए संभावनाएं अनुभवकर्ता द्वारा ही नहीं बल्कि बुद्धिमान ऊर्जा द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे जो चेतना का जो परिसर बताया जा रहा है, माने चेतना का जो स्तर बताया जा रहा है, तो उसमें जो ध्रुवीयता की बात करी जा रही है ना, वो कुछ इस तरह से है कि हम जब पोलराइज्ड हैं, हम जब चेतना के स्तर पर विभाजित हैं, तो जो आध्यात्मिकता है ना वो हमको डीपोलराइज्ड करती है। जैसे अभी हम सब यहाँ बैठकर एक ही चीज को माने हैं कि यस हमारी धरती डायमेंशन चेंज कर रही है, अभी ऐसे हो रहा है, तो हम सब उस विभाजन से हटके क्या हुआ, एक तरफ आए ना। तो ये जो आध्यात्मिकता के अर्थ में ये लोग ध्रुवीकरण भी कर देंगे, हम तो एक हो गए, लेकिन अभी भी और भी लोग हैं जो आध्यात्मिक तौर पे हमसे अग्री बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं तो कई लाखों साल का कलयुग है, कोई भगवान आएगा, वो मानने कोई रेडी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की बात बताई गई है। तो उसमें जो की वर्ड है वो ये है बैलेंसिंग। जो सीधा है उसको आप उल्टा करके सोचें, कोई उल्टा है तो उसको सीधा करके सोचें, और अपने उसमें एक बैलेंस लेकर आए, ना कि ध्रुवीकरण में बट जाए। ना हमें उस तरफ जाना है, मतलब ना हमें नेगेटिव सोचना है ना हमें पॉजिटिव, हमें दोनों को लेके बैलेंसिंग वे में रहना है और निश्चित करना है कि हमें करना क्या है। 51-49
95 या 5 का, बीच में अटक नहीं जाना है, ये वाली बात यहाँ पे बताई जा रही थी। यह इस सत्र का अंतिम पूर्ण सवाल होगा ताकि कार्ला की देखभाल की जा सके और वह धीरे धीरे अपने भौतिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। क्या हम पूछ सकते हैं कि यदि आपके पास 1 या 2 सवाल हैं तो संक्षेप में हम उनका जवाब देकर इस सत्र को बंद कर सकते हैं। तो डॉन बोल रहे हैं कि मैं यह मान रहा हूं कि रचना की जो प्रक्रिया फिर प्रमुख आकाश गंगा के मूल रचना के बाद जारी रही ताकि लोगोस की चेतना का आगे व्यक्तिकरण हो सके, ताकि व्यक्तिगत चेतना के कई हिस्से फिर आगे की वस्तुओं का निर्माण कर सके। आप यह कह सकते हैं ताकि पूरी आकाश गंगा में अनुभव हो सके। क्या यह सही है? तो यहाँ पे फिर डॉन पूछ रहे हैं कि अच्छा ओके फाइन, मैं मान गया हूँ कि रचना की जो प्रक्रिया मतलब ये जो क्रिएशन का जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें क्या हुआ कि पहले तो मूल आकाश गंगा बनी, मुख्य आकाश गंगा बनी, है ना, मतलब लोगोस बना। फिर उसने क्या किया, लोगोस ने अपने ही प्रतिरूपों को बनाना शुरू किया, है ना, और फिर उन प्रतिरूपों में सोलार सिस्टम बने और 250 अरब जाके स्टार सिस्टम्स बन गए। तो ये सभी अपनी अपनी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं जिससे कि व्यक्तिकरण में इंडिविजुअलाइजेशन हो सके। और जब तक इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज तो आगे नहीं बढ़ेगी ना, अलग अलग। भाई आप एक ही चीज को कैसे आगे बढ़ाओगे ना, जो एक है वो कैसे आगे बढ़ेगा? इंडिविजुअलाइजेशन जब होगा तभी तो चीज आगे बढ़ेगी ना। तो वो यही कह रहे हैं ताकि व्यक्तिगत चेतना के कई हिस्से जब वस्तुओं का निर्माण होगा तो वो प्रोसेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे राव बोल रहे हैं कि यह सही है। हम कहेंगे कि लोगोस के दिशा निर्देशों या तरीकों के भीतर सहलोगोस इन तरीकों को हटाए या जोड़े बिना अलग अलग अनुभवों के विभिन्न साधनों को खोज सकते हैं। विच मीन्स ये है सेंट्रल सन लोगोस, इसने जो सब लोगोस बनाए हैं ना, वो सब लोगोस हैं वो ना अपने तरीके से अपने में कुछ घटाया बढ़ा करके अपने अनुभवों के विभिन्न साधनों को खोज सकते हैं। मतलब वो बाहर से तो एक ही रहेगा बट अंदर सीमाओं के अंदर वो अपने अंदर कुछ घटा या बढ़ा के अपनी क्रिएशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है और इसी के साथ इस सेशन का भी समाप्त होता है, 28 सेशन का समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.